नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह जैसे हम वचन देते हैं। भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाएं उसमें खरीद सकता है और अपनी मनपसंद की किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। तो भाई ये है इसका डेफिनेशन कि मतलब इसको आप गुमनाम तरीके से किस तरह से इसको आप दान कर सकते हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को लागू कर दिया था। इस योजना के तहत दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई दाता खरीद सकता है जिसके पास एक बैंक खाता है, जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में आप देखा जाए तो किसी भी भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं से लगभग 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक, 1 लाख रुपये से 10 लाख और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद सकते हैं। यानी आप देखा जाए तो 10,000 रुपये से 1 करोड़ तक आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद सकते हैं। यही कारण है कि चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधियों के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है और केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों को कम से कम 1% वोट तो हासिल किए हों। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई, इसीलिए इसमें काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। आलोचकों का कहना यह भी है कि यह योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉल द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और इस याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। मतलब ये 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित दान और राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग के क्लाइगेट्स के या बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। याचिकाओं में भी कहा गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड योजनाओं की गुमनामी एवं नागरिकों को जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 19 ये के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना गया। अगर देखा जाए याचिकाओं की दलील तो सुप्रीम कोर्ट में सामने उठाई गई एक चिंता यह है कि FCA में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके। इस वजह से अपने एजेंडे को रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लाभार्थी को भारतीय राजनीतिक और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिलता है। याचिकाओं ने कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्ति उठाई जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना के बजट में डाल दिया गया था और चूंकि बजट एक मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकती। ये बात भी बार बार उठाई गई कि चूंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं थी, इस विषय को मनी बिल में डाल दिया गया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जाए। बहुत विवाद हुआ था। तो क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड को मनी बिल के तहत पारित किया जा सकता है? तो ये भाई बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, इसे अगर देखा जाए सरकार ने जल्दी में पारित करवाया था। इस कानून सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल विचार नहीं करेगी, क्योंकि कब किसी विधेयक को धन विधेयक नामित किया जा सकता है इस पर
इस बात पर 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ पहले से ही विचार कर रहे थे। राजनीतिक दलों को देखा जाए दूसरा सबसे बड़ा दानकर्ता देखा जाए, अब जब इसमें दानकर्ता के देखा जाए जब फंडिंग मिली तो भाई गेमिंग कंपनी है। गेमिंग कंपनी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया तो वो था भाई 13,000 करोड़ रुपये। 13,000 करोड़ देखा जाए सबसे ज़्यादा गेमिंग कंपनी ने दी। और वहीं दूसरा देखा जाए राजनीतिक दलों को सबसे बड़ा दानकर्ता हैदराबाद में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर EMIL ने अप्रैल 2019 को अक्टूबर 2023 के बीच 966 करोड़ रुपए का चुनावी बांड खरीदा था, वो भी SBI से। इसकी और इस कंपनी की देखा जाए स्थापना 1979 के रूप में हुई थी, के रूप में की गई थी। उसके भतीजे परचेड्डी पिच्ची रेड्डी द्वारा मेगा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज के रूप में की गई थी। उनके भतीजे PV कृष्णा रेड्डी 1991 कंपनी में शामिल हुए और अब इसे चलाते। पिछले साल फोर्ब्स ने 4.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इन दोनों को सबसे अमीर भारतीयों की सूची में 54वें स्थान पर रखा था। यानी देखा था मेगा इंजीनियरिंग जो है बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी रोडें बनाती है। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों का दूसरा सबसे बड़ा चंदा मिला है। EMEL इलेक्ट्रिक बस निर्माता ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की होल्डिंग कंपनी है, जिसका चीनी EV कंपनी बायोडी के साथ प्रौद्योगिकी गठबंधन है। पिछले जुलाई में EMEL ने तेलंगाना फैक्ट्री में EV फैक्ट्री के बनाने के लिए BYD के साथ संयुक्त रूप से $1 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच चीनी निवेश पर गहन जांच के कारण केंद्र ने योजना को अस्वीकार कर दिया था। मतलब दोनों के कानून बीच जो चल रहा था, तो क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड को मनी बिल की तहत पारित किया जा सकता है? नहीं। इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल विचार नहीं करेगी, क्योंकि कब किसी विधेयक को धन विधेयक के नाम में किया जा सकता है, इस पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने। तो और तीसरा सबसे बड़ा जो चंदा मिला था चुनावी निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफंड ADR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 और 17 और 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बांड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले। ये भाई बहुत बड़ी हो जाती। इन 9,188 करोड़ रुपए में से केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 6,000 करोड़ रुपए थे। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 60% बीजेपी को मिला। इसी अवधि में कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड में करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाला कारपोरेट चंदा केवल 48% ही रहा। ADR ने अपने विश्लेषण में पाया कि इन 5 सालों में वर्ष 2019-20 जो लोकसभा का चुनाव का वर्ष था, में सबसे ज़्यादा 3439 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आई। इसी तरह के वर्ष 2021-22 में, जिसमें विधानसभा 11 चुनाव था, राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड के जरिए करीब 2664 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जानकारी आयोग और RBI की राय। अगर देखा जाए साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देगा और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कारपोरेट शक्तियों का आमंत्रण देने जैसा होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कई प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी सेल कंपनियों के खुल जानकारी की संभावना बढ़ जाएगी, जिन्हें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इकलौता मकसद बनाया जाएगा। ADR की याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग, सीमा पार जालसाजी और बढ़ाने के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हुए RBI ने कहा कि चूंकि इसे बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते, इसलिए उनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ नहीं पर चंदा देने वाली पहचान जाहिर हो चुका। चुनाव आयोग 11 अप्रैल 2019 को
राजनीतिक दलों का चंदा, जैसे बीजेपी जिसको मिला, बीजेपी विपक्ष कंगाल 30 मई 2018 बीजेपी को 2,500 करोड़ का चंदा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर फिर उठ रहे थे सवाल, 12 अगस्त 2011 में सवाल उठ रहे थे। क्या कहती सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सरकार के मुताबिक ये योजनाएं पारदर्शी और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर बताया कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। यह कहते हुए कि यह योजना स्वच्छ धन के योगदान टैक्स दायित्व का पालन बढ़ावा देती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा था कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ देना चाहिए। अप्रैल 2023 में यमयूल ने मुंबई में 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे होने वाली जुड़वा सुरंग परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जीतने के लिए एलटी को पछाड़ दिया था और 2 महीने बाद इसकी समूह कंपनी आईकॉम को रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। इनकी 3 सहयोगी कंपनियां वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी 220 करोड़, स्पेक पावर 40 करोड़ और यहीं एंट्रा प्राइवेट 6 करोड़ रुपए ने मिलकर राजनीति का चलादान महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुल मिलाकर यमयूल और भारतीय संबंधी कंपनियों ने 12,000 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे। सूखाग्रस्त तेलंगाना में 14 अरब डॉलर की प्रणाली चौल्टे लिफ्ट सिंचाई योजना प्रमुख है। एमआईएल द्वारा शुरू की गई परियोजना जिसमें 25,000 कारपोरेट राजनीतिक दलों के साथ एक बंधन बनाते कंपनियों और व्यक्तियों ने 12 अप्रैल 2019 से चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को 12,155.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया, उसमें से 97.2% कारपोरेट से आया, जिसमें व्यक्तियों ने 336 करोड़ का योगदान दिया। ईडी ने डेटा का विश्लेषण किया। 2023 में चंदा चरम पर सबसे ज़्यादा चंदा 2022 में यूपी पंजाब चुनाव से पहले आया। चुनावी बांड के माध्यम से जो है देखा जाए गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, हरियाणा और महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, गुजरात और मिजोरम, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका में 66 करोड़, वहीं 822 करोड़ ये तो महीने इंफ्राटेक और पावर प्रमुख निवेशक प्रमुख इंफ्रा कंपनियों ने मौजूद सबसे ज़्यादा नहीं आधारभूत संरचना तो डेयरी नोट्स राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ज्ञात लोग कोलकाता के जाल में चुनावी बांड पर समेकित आधार पर तीसरा सबसे अधिक खर्च किया गया। संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र कुमार जालन के नेतृत्व में एमकेजे समूह ने के पास व्यवसाय एक विपक्ष समूह है। समूह ने 2019 से 4 संस्थाओं के केम्बेटर ट्रेडमार्क इंफ्रा, मदन लाल लिमिटेड, एनकेजे प्राइवेट और असमलाल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 617 करोड़ रुपए खर्च किए। समूह की प्रमुख इकाई वेंकटर एग्रो, डेयरी ताज भोजन, पैकेज्ड खाद्य और पेय पदार्थ जैसे शामिल थे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर याचिका के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 2019 में इस हिस्सेदारी की बिक्री की जांच शुरू की। चौधरी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सरकारी कल्याण का नुकसान है। इसके बाद उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस विधायक द्वारा खारिज कर दिया। के अनुसार 1220 करोड़ रुपए का राजस्व और 13 रुपए का बिक्री जब्त अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध फाइलिंग के अनुसार उसी वित्तीय वर्ष में मदन लाल लिमिटेड ने 10.85 करोड़ रुपए की आयोग का तीसरा बड़े अल्ट्रा उच्च तापमान वाले दूध में दूसरा सबसे बड़ा, कोलकाता में आइसक्रीम में दूसरा सबसे बड़ा और ब्रांडेड ताज़ा केले में अग्रणी होने का दावा करता है। कंपनी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर पूर्व भूटान और सिक्किम में पार्ले एग्रो
कि फ्रूटी और ब्रेड पैकेट पानी यानी जैसे उत्पादों निर्माण किया। यही कारण है भाई चुनावी आयोग देखा जाए, अगर आप देखते होंगे कि जब आप किसी भी पार्टी में जाओ तो आपको अगर पैसा ले जाना तो आप बैग में ले जाओ, कोई रसीद के